नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आपका विद्या विहार इंटर कॉलेज यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत उसके सिलेबस पर और पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के अंतर्गत जो सिलेबस लगा हुआ है और जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले परीक्षा में प्रश्न पूछे किस हिसाब से जाते हैं, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का कक्षा 10 का जो पेपर है वह 2 खंडों में विभाजित होता है और यह 70 नंबर का पेपर होता है। और खंड और ब ये 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। यह हिंदी का आपका सिलेबस है और हिंदी का सिलेबस में आप ध्यान दें कि इसमें खंड अ जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न अलग अलग उसके भागों से निर्धारित हैं। क्योंकि हम एक भाग का अध्ययन करके परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। परीक्षा को अच्छे नंबर लाने के लिए हमें सभी भागों का अध्ययन करना है और उस हिसाब से हमको उसके लिए समय देना पड़ेगा। पहला है इसमें हिंदी गद्य। हिंदी गद्य के अंतर्गत हमें, और हिंदी गद्य में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आपने 9th में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ा था और 10th में आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। कहने का मतलब है कि रामचंद्र शुक्ल का समय और रामचंद्र शुक्ल के बाद का जो समय है, इससे संबंधित कवियों, इससे संबंधित लेखकों, उनकी रचनाओं और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की विशेषताओं पर हमें फोकस करना है। इसका समय कब रहा है, इसमें कवि कौन हुए हैं, इसमें इस युग में कौन से विधा में क्या लिखा गया, इस पर ध्यान देते हुए। और दूसरा आपका है, इसमें आपको 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका है वह हिंदी पद साहित्य के इतिहास से पूछा जाएगा। आपने 9th में हिंदी पद साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्ति काल पढ़ा था और कक्षा 10 में आपको रीतिकाल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। कक्षा 10 में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल को पढ़ना है और रीतिकाल में रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं और आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं उस पर फोकस करना है, इसकी प्रवृत्तियों पर। साथ में रीतिकाल कितने भागों में विभाजित है, तो रीतिकाल आपको पता होगा 3 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और आधुनिक काल भी कई खंडों में विभाजित है। इसमें भारतेंदु युग से लेकर आपका शुक्लोत्तर युग और बाद में स्वातंत्रोत्तर युग जो आपका समय है, उस सबको लेते हुए आपको इसमें प्रश्न पूछा जाना है और यह भी आपका 5 नंबर का पूछा जाना है। और इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न खंड से आपको बनेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व, जो काव्य की विशेषताएं होती है उसको काव्य सौंदर्य कहा जाता है। काव्य की सुंदरता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें जो मुख्य अवयवों की आवश्यकता होती है, उसमें रस, अलंकार और छंद। आपने 9th में भी रस पढ़ा होगा, तो 9th में आपने जो रस पढ़ा था श्रृंगार रस और वीर रस। लेकिन 10th में आपको जो रस पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको हास्य रस और करुण रस को पढ़ना है।
अलंकार में आपने 9th में पढ़ा था, शब्दालंकार के अंदर 3 अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। जबकि कक्षा 10 में आपको अर्थालंकार पढ़ना 3 है, उसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको पढ़ना है। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगा। छंद में 9th में आपने छंद को भी पढ़ा था, और छंद के अंतर्गत आपने 2 छंद पढ़ा था, दोहा और चौपाई। कक्षा 10 में भी आपको 2 ही छंद पढ़ने हैं, लेकिन वो छंद होंगे आपके रोला और सोरठा। एक कक्षा 10 के अंतर्गत, और एक प्रश्न आपसे रस से बनेंगे, एक अलंकार से बनेंगे और एक छंद से बनेंगे। रस में आपके हास्य और करों से बनेंगे, अलंकार में आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा से बनेंगे, और छंद में आपको रोला और सोरठा छंदों से बनेंगे। और इसके अंदर हास्य में आपसे, या रस में जो हास्य और करों का अस्थाई भाव पूछा जाएगा, कोई उदाहरण दे देगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा से आपके कुछ उदाहरण पूछे जा सकते हैं, उपमा के अंग पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसकी परिभाषा देकर के आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अलंकार है। छंद में आपसे रोला छंद के चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, या सोरठा के सम चरण या विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, पूछा जा सकता है। और सबसे 1-1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण में आपसे जो पूछा जाना, उसमें उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची, ये 4 व्याकरण में 4 पार्ट लगे हुए हैं। उपसर्ग में आपसे परि, परा, उप, सम आदि, ऐसे अधि आदि उपसर्ग आपसे पूछे जाने हैं। और समास में आपसे 4 कुल 6 समास हैं, जिसमें आपने अव्ययी भाव और तत्पुरुष को कक्षा 9 में पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त आपको कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि, ये 4 जो समास आपको 10 में पढ़ने, उसमें आपसे द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय पूछे जाएंगे। ये 4 आपसे समास आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और तद्भव, तत्सम, तत्सम वह है जो तत्सम वह होता है जो संस्कृत के समान होता है, और तद्भव उसी का जो परिवर्तित रूप है, यह आपसे आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। साथ में विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे। और इस खंड से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, समास से, उपसर्ग से, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होने हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपसे जो पूछा जाना है, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि शब्द रूप, आपसे पूछा जाएगा शब्द रूप। संस्कृत व्याकरण में आपको शब्द रूप पूछा जा सकता है, और शब्द रूप भी पूछा जाएगा, और सर्वनाम शब्द पूछा जाएगा। सर्वनाम शब्द में तद सर्वनाम आपसे पूछा जाना है। सर्वनाम शब्द रूप पूछा जाएगा, वो भी तद पूछा जाएगा। और यह एक प्रश्न मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा इससे। और आपके पाठ्यक्रम में वाक्य का स्वरूप यह लगा हुआ है। इसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य की रचना कैसे होती है, या वाक्य दे देगा, आपसे पूछेगा वाक्य का कौन सा प्रकार है,
यह आपसे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। साथ में वाच्य पूछा जाएगा, और वाच्य का प्रयोग कैसे करते हैं, उसमें परिवर्तन कैसे करते हैं, इससे संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद पद परिचय। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये विकारी शब्द है। अविकारी में इसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, जैसे हम कहें अव्यय है, निपात है, जिसमें परिवर्तन न किया जा सके वह अविकारी शब्द है, और जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वह विकारी शब्द है। तो इससे संबंधित आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 20 नंबरों के प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और ये पहला भाग आपका समाप्त होता है। दूसरे भाग में आपसे जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, इसका आपको व्याख्यात्मक हल करना है, और यह आपके पाठ्यक्रम के साहित्य भाग पर आधारित है, जिसमें पहला आपसे गद्यांश पूछा जाना है, और इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको गद्यांश निर्धारित जो आपका पाठ्यक्रम है, हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर आपके। तो जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें जो आधारित जो गद्यांश दिया गया है, कोई पैरा दे देगा और आपसे उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा कि इसमें ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 3 × 6 अर्थात 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के, ये 6 नंबर के प्रश्न होंगे। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि संदर्भ एक, उसके बाद उस पैराग्राफ में रेखांकन कर देगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, और साथ ही आपसे पूछेगा उसी पैराग्राफ पर आधारित एक प्रश्न। और आपका हिंदी के अंदर पद्यांश लगा हुआ है, पद्यांश से भी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी 6 नंबर के होंगे, और इस पर भी आधारित 3 प्रश्न होंगे, और इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और 6 नंबर से के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेम गद्य की तरह से में भी आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, का पद्यांश का भाग कुछ रेखांकित कर दिया जाएगा, उसकी व्याख्या पूछी जाएगी, और साथ ही एक उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपको उत्तर देना है। और साथ ही आपसे संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा, और संस्कृत गद्यांश आपका 5 नंबर का होगा, और यह संदर्भ सहित आपको देना है, और इसमें आपको 2 + 3 = 5 अर्थात 2 नंबर आपको संस्कृत के गद्यांश के संदर्भ पर होगा, और 3 नंबर उसके अनुवाद पर। यह संस्कृत गद्यांश को आपको अनुवाद करना है, अनुवाद आप करेंगे, अनुवाद संदर्भ सहित अनुवाद करना है, और उसका खंड जो विभाजन होगा 2 + 3 = 5 अर्थात 2 नंबर इसके संदर्भ पर और 3 नंबर इसके अनुवाद पर, कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही में आपसे संस्कृत का पद्यांश या श्लोक दिया जाएगा, और इसके लिए भी आपके 5 नंबर निर्धारित हैं, और यह भी 2 + 3 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपके श्लोक या पद्यांश का संदर्भ लिखना है, और किस पाठ से लिया गया है। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे पाठों का नाम, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत का भाग हो, हर पाठ का आपको नाम याद रहे, क्योंकि हर पाठ में संदर्भ पर नंबर निर्धारित हैं, और संदर्भ में आपके पाठ और लेखक का नाम पूछा जाता है। तो ये 5 नंबर का आपका प्रश्न होगा। खंड काव्य, इसके बाद खंड काव्य लगे हुए हैं, कुल पूरे प्रदेश में 9 खंड काव्य लगे हुए हैं, जो विभिन्न जिलों के निर्धारित हैं, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। और इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, हर खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हर विद्यार्थी को 1 प्रश्न करना अनिवार्य होता है, और उसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। इसके बाद जीवन परिचय, पहले यह आपका 6ठा प्रश्न होता है, मैं क ख करके पूछा, ये आपका पहला प्रश्न होता है।
ये आपका दूसरा होता है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा प्रश्न आपका होता है। छठवां प्रश्न आपसे, ये छठा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें क और ख, ये दोनों जीवन परिचय संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे। तो जीवन परिचय में पहले लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा जो आपके गद्य खंड पर आधारित है, और फिर कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा जो आपके पद्यांश पर आधारित होगा। इसमें आपसे लेखक में पूछा जाएगा जीवन परिचय, जीवन परिचय के साथ जीवन परिचय लेखक का पूछा जाएगा प्लस रचना, और इसके लिए 3 + 2 = 5 नंबर का निर्धारित होता है। 3 नंबर इसके जीवन परिचय पर, 2 नंबर इसकी रचनाओं पर। ऐसे ही काव्य खंड में कवि का जीवन परिचय जब आप लिखेंगे तो 3 नंबर इसके जीवन परिचय और प्लस 2 नंबर रचना पर, अर्थात 3 + 2 = 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। एक फिर आपसे 7वां जो प्रश्न पूछा जाएगा, 7वें प्रश्न के लिए आपके लिए संस्कृत का श्लोक पूछा जाएगा, और शर्त रखी जाएगी आपसे कि कोई कंठस्थ श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, और आप इस संस्कृत वाले खंड से और अपने हो, आप बाहर से नहीं लिखना। आपकी जो आपकी निर्धारित हिंदी की पुस्तक है उसमें जो निर्धारित श्लोक है उन्हीं श्लोकों में से कोई एक आपको लिखना है, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में या पेपर में न आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है, इसके लिए 2 नंबर निर्धारित किया गया है। फिर आपसे पत्र लेखन के अंतर्गत आपसे कोई एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है, आवेदन पत्र के लिए कहा जा सकता है, जिसको हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। यह आपका, इसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। फिर अगला प्रश्न आपका होगा, जो प्रश्न नंबर 9 होगा, इसमें आपसे संस्कृत खंड का, इस संस्कृत खंड से आपके प्रश्नोत्तर संस्कृत में पूछे जाएंगे, और जो आपके पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 2 पर उत्तर देना है। इसके लिए 1 + 1, हर प्रश्न के लिए 1-1 नंबर अर्थात 2 नंबर निर्धारित है। और अंत में जो लास्ट प्रश्न आपका होगा वो 10वां प्रश्न होगा, और इसमें निबंध रचना के प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह विभिन्न वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय आदि समस्याओं को लेकर के ये निबंध निर्धारित होंगे, और इसके लिए ये 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर हम आने वाले समय में पाठ्यक्रम में इसकी चर्चा हम करेंगे। अब हम आपके हिंदी साहित्य में क्या क्या लगा हुआ है उस पर ध्यान दें। तो आपके पाठ्य पुस्तक में यह आपके पाठ्यक्रम है, जो आपके पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड में लगा हुआ है, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, तो हमने यहाँ बात आपको पाठ्यक्रम में बताया था कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करना है, और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसमें आपको बताया गया था कि इसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करना है। इसके साथ ही आप गद्य खंड में देखें, जो आपका गद्य खंड है उसमें आपके लिए जो पाठ निर्धारित है, चैप्टर निर्धारित, उसमें पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मितता, दूसरा चैप्टर है ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अजंता, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, क्या लिखूं, यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा हुआ है, और
एक और आपके में निबंध शामिल किया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह लेखक और कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। और एक चैप्टर लास्ट जो शामिल किया गया गद्य में आपके, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, यह लेखक जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आपके गद्य खंड में हिंदी व्याकरण लगा हुआ है, जिसमें उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द और पर्यायवाची यह लगे हुए हैं। साथ ही में आपसे वाक्यों का स्वरूप, वाच्य और उसका प्रयोग तथा परिवर्तन, और साथ में पद परिचय में आपसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द पूछे जाएंगे। और आपके पाठ्यक्रम में जो पद साहित्य में लगा हुआ, उसमें पद साहित्य का इतिहास, साथ ही में आपका पद पढ़ना है। पद के अंतर्गत आप सूरदास पढ़ेंगे, सूरदास का जीवन परिचय और उनके पदों को। और गोस्वामी तुलसीदास की आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें उनकी 2 प्रकार की रचनाएं शामिल हैं। एक है धनुष भंग, जो रामचरितमानस से लिया गया है, और बंद पथ पर, जो कवितावली से लिया गया है। और आपके पाठ्यक्रम में कवि रसखान जी शामिल किए गए हैं, जिनके 2 प्रकार की कविताएं आप में शामिल हैं। पहला है सवैया छंद में सवैया और कवित। साथ ही आपके पाठ्यक्रम में बिहारी लाल जी शामिल हैं, जिसमें नीति और भक्ति के दो प्रकार के उनके दोहों को शामिल किया गया, नीति के दोहे और भक्ति के दोहे। साथ में आपके काव्य में राम नरेश त्रिपाठी जी को भी शामिल किया गया है, जिनका स्वदेश प्रेम इस शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मैत्री शरण गुप्त जी, जिसको आपने 9th में पढ़ा था, पंचवटी, और यहाँ कक्षा 10 में भी शामिल किया गया है, भारत माता का मंदिर। और कक्षा 10 में आपसे महावीर देवी वर्मा को भी शामिल किया गया है, जिसको आपने कक्षा 9 में गद्य के अंतर्गत गिल्लू को पढ़ा था। वहीं आज आप काव्य में आपके शामिल महादेवी जी हैं, जिसमें आप उनके 2 प्रकार की रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। पहला है हिमालय से और दूसरा है वर्षा सुंदरी के प्रति। अगले जो कवि शामिल किए गए हैं वह छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी 2 रचनाएं शामिल हैं, एक चींटी, दूसरा चंद्रलोक में प्रथम बार। और इसके साथ ही वीर रस के कवि माखनलाल चतुर्वेदी भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा और दूसरा जवानी। ये 2 शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं शामिल की गई हैं। और साथ ही एक और ओजस्वी कवित्री हैं, जो वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं की हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचना झांसी की रानी की समाधि पर, इस शीर्षक से यह आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। साथ ही आधुनिक कवियों में अशोक वाजपेयी जी को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल। और इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में एक वीर रस के और कवि शामिल हैं, श्याम नारायण पांडे, और इनकी रचना हल्दी घाटी को शामिल किया गया है। और इसके साथ लास्ट कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में केदारनाथ सिंह, और इनकी एक रचना जो है नदी आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो ये आपका
गद्यांश का भाग है, ये आपके पद्यांश का भाग है। हम लोग अब चर्चा करते हैं संस्कृत के पाठ की। इसमें उसके पहले काव्य भाग में देखें तो काव्य सौंदर्य के तत्व भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें रस, छंद और अलंकार, ये तीन प्रकार के काव्य के तत्व आप में शामिल हैं। जिसमें रस में आपसे हास्य और वीर रस, छंद में सोठा और रोला, तथा अलंकार में उपमा, रूपक और श्लेष को शामिल किया गया है। संस्कृत खंड में पहला चैप्टर वाराणसी शामिल किया गया है, दूसरा देशभक्त चंद्रशेखर, तीसरा आपका पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया है वह भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के नाम से एक चैप्टर आपको गद्य में भी शामिल किया गया है। अगला चैप्टर आपका शामिल किया गया है वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। फिर अगला शामिल किया गया है आरुणि श्वेत केतु संवाद, यह संवाद शैली में लिखा गया है, बातचीत की शैली में लिखा गया है। अगला है जीवन सूत्रांत, जीवन के सूत्र। फिर अगला चैप्टर आपका शामिल किया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण, जिसमें हम ग्रामीणों को का उपहास न करें यह बताया गया है, क्योंकि कहीं भी बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हो, शहर का भी व्यक्ति हो सकता है और गांव का भी व्यक्ति हो सकता है। अगला है यह आपको संदेश देता हुआ पाठ केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, और अन्य लास्ट में आपके अन्योक्ति विलास, अन्योक्तियों का सौंदर्य या अन्योक्तियों की सुंदरता, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल। साथ में पत्र लेखन और निबंध रचना, ये पाठ्यक्रम में आपके शामिल किए गए हैं। अब हम लोग चर्चा कर लें खंड काव्य पर। जो आपके लिए पाठ्यक्रम में खंड काव्य निर्धारित हैं उसमें 9 खंड काव्य हैं, आप देख पा रहे होंगे ये 9 खंड काव्य हैं। पहला है मुक्ति दूत, जो गांधी जी पर आधारित है, और यह आपके आगरा जिला, बस्ती जिला, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिलों के विद्यार्थियों को अध्ययन करना है। और ये 9 एकांकियों में से हर जिले में केवल एक ही विद्यार्थी को एक ही एकांकी का अध्ययन करना है। तो आगरा के लिए, बस्ती के लिए, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव, इन विद्यार्थियों के लिए मुक्ति दूत निर्धारित है। इसके बाद ज्योति जवाहर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पर आधारित है। ज्योति जवाहर यह कानपुर देहात और नगर, साथ ही में प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा, इन विद्यार्थियों के लिए ज्योति जवाहर यह खंड काव्य पढ़ना है। साथ में प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के विद्यार्थियों को अग्र पूजा पढ़ना है। और इसके साथ ही मेवाड़ मुकुट जो अगला खंड काव्य है उसमें ये विद्यार्थी बुलंदशहर के, देवरिया के, बरेली के, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच, इन जिलों के विद्यार्थी मेवाड़ मुकुट का अध्ययन करेंगे। साथ में अगला जो लगा हुआ है जय सुभाष, यह जय सुभाष लखनऊ के विद्यार्थी, लखनऊ के साथ सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई, इन जिलों के विद्यार्थी जय सुभाष का अध्ययन करेंगे। और अगला जो आपका एक खंड काव्य है उसमें मातृभूमि के लिए, यह गोरखपुर के विद्यार्थियों, साथ ही में मुरादाबाद, शाहजहांपुर
लखीमपुर जिले, लखीमपुर खीरी जिले, मैनपुरी और मुजफ्फरपुर जिले के लिए मातृभूमि के लिए खंड काव्य शामिल किया गया है। साथ ही में अगला खंड काव्य है कर्ण, जो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा इन जिलों के विद्यार्थियों के लिए खंड काव्य कर्ण को शामिल किया गया है। और अगला है कर्मवीर भारत, जो मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और बरेली के रायबरेली के विद्यार्थियों के लिए कर्मवीर खंड काव्य को शामिल किया गया। और अंतिम खंड काव्य है तुमुल खंड काव्य, जो वाराणसी के विद्यार्थियों, साथ में इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं इन विद्यार्थियों के लिए एक खंड काव्य शामिल किया गया है। आशा है कि आप अपने पाठ्यक्रम को भली प्रकार से समझ पाए होंगे और पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप इसके लिए अथक प्रयास करते हुए आप अच्छे अंकों से सफल होकर अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने विद्यालय, अपने प्रदेश, मानव जाति सभी का मान बढ़ाते हुए लगातार अग्रसर होते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।